ईरान से है, जहां पर तेहरान और जिनेवा में मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता हुई है। इस वार्ता के बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन कई महत्वपूर्ण मामलों पर मतभेद अभी भी बरकरार। जानकारी के अनुसार जिनेवा में हुई इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर स्पष्ट दिशा देना था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वार्ता के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि कई मुद्दों पर दोनों पक्षों ने आपको बता दें कि सहमति जो है वो बनाई है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा तय की गई कुछ रेड लाइंस को ईरान अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब्बास अरागची ने राज्य टेलीविजन को दिए बयान में कहा कि वार्ता में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर व्यापक सहमति बनाने में सफलता मिली, जिनके आधार पर आगे संभावित समझौते पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह दौरा पिछले दौरे से अधिक रचनात्मक रहा और दोनों पक्ष अब ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिन्हें आदान प्रदान करने के बाद तीसरे दौर की बैठक तय होगी। अरागची ने स्वीकार किया है कि ट्रंप प्रशासन के करीबी और विशेष दूतों के साथ बातचीत अभी भी कई मतभेद दूर करने में जो है वो समय लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कुछ मामलों में सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर ईरान अभी अमेरिकी रेड लाइन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जेडी वेंस ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान न केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए, बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूह को भी समर्थन देना बंद कर दे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका कूटनीति के माध्यम से समाधान चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के पास वही विकल्प है। वेंस ने आगे कहा कि हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये तय करने का अधिकार है कि वो कूटनीतिक अपनी प्रक्रिया जो है वो आजमाएंगे या फिर नहीं। अगर आवश्यक हुआ तो राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कूटनीतिक सफलता जरूर होगी, लेकिन ये भी साफ किया गया है कि विकल्प टेबल पर है और किसी भी स्थिति में अमेरिका अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह दौरा न केवल परमाणु समझौते की दिशा तय करेगा, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच क्षेत्रीय स्थिरता, बैलिस्टिक मिसाइल नियंत्रण और मध्य पूर्व में सुरक्षा संतुलन को भी प्रभावित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वार्ता को बेहद संवेदनशील मान रहा है, क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिरता सीधे प्रभावित होगी। हालांकि सहमति के कुछ संकेत मिल गए हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच रेड लाइन, परमाणु गतिविधियों की सीमा और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों के समर्थन को लेकर मतभेद अभी स्पष्ट है। इसके चलते तीसरे दौर की बैठक और गहन कूटनीतिक प्रयास आवश्यक है। फिलहाल जिनेवा वार्ता ने दोनों पक्षों के बीच संवाद और संभावित समाधान की दिशा दिखाई है, लेकिन परिणाम अभी अनिश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सुरक्षा विशेषज्ञ इस प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कूटनीति से विवाद का समाधान जरूर निकलेगा। खबर वाशिंगटन से है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को जापान के साथ अमेरिका में निवेश को लेकर ऐतिहासिक समझौते की शुरुआत की घोषणा की। आपको बता दें कि जापान ने अमेरिका में कुल $550 बिलियन का निवेश करने का वादा किया, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंत यानी कि जनवरी 2029 तक पूरा किया जाएगा। यह समझौता पिछले साल जुलाई में हुआ था, जिसमें जापान ने अमेरिका में निवेश करने के बदले अपनी कारों और अन्य सामानों पर लगाए जाने वाले अमेरिकी टैरिफ को कम करवाने का वादा किया था। अमेरिका जापान समझौते के तहत पहली परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 3 बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग $36 बिलियन है। पहली परियोजना जॉर्जिया राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स की है। इस परियोजना में सिंथेटिक डायमंड और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे अमेरिकी विदेश खनिजों पर निर्भरता कम होगी और देश की आर्थिक व सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरी परियोजना टेक्सास राज्य में तेल और गैस के क्षेत्र में है। गल्फ कोस्ट पर बता दें कि डीप वाटर क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर सुविधा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके जरिए अमेरिका की ऊर्जा निर्यात और बढ़ेगा और अमेरिका ऊर्जा बाजार में स्थिरता लेकर आएगा। तीसरी परियोजना ओहियो राज्य में पावर जनरेशन प्लांट की है। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस पावर प्लांट होगा, जो क्षेत्रीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी मदद करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि ये परियोजनाएं बहुत बड़े पैमाने पर हैं और टैरिफ ने इन निवेश को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इसे अमेरिका और जापान के लिए ऐतिहासिक समय बताया और कहा कि अमेरिका फिर से निर्णय कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और जीत रहा है। पिछले हफ्ते वाशिंगटन में जापान के उद्योग मंत्री रेयोसी और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड के बीच बैठक हुई थी, जिसमें पहले दौर के निवेश में तेजी लाने पर सहमति बनी। इस निवेश का ध्यान रणनीतिक क्षेत्रों जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, एआई और ऊर्जा पर केंद्रित है। विशेषज्ञों के अनुसार निवेश अमेरिका और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और आर्थिक मजबूती दोनों को मजबूत जो है वो करता हुआ नजर आएगा। साथ ही ये समझौता दोनों देश के बीच व्यापारिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी को नए स्तर पर ले जाएगा। इस समझौते से अमेरिकी उद्योग क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, दोनों देशों के बीच आर्थिक संतुलन और रणनीतिक गठबंधन मजबूत होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि निवेश न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी मजबूत करेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के लागू होने के बाद अमेरिका और जापान दोनों ही देशों को नए आर्थिक और रणनीतिक ताकत मिलती हुई नजर आएगी।
खबर अमेरिका से है, जहां पर ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियानों ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दरअसल अमेरिकी सेना ने सोमवार देर रात कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में एक साथ बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध नावों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 11 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये नावें अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और इनका इस्तेमाल अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए लगातार किया जा रहा था। बता रहे हैं, जानकारी देते हुए अमेरिकी कमांड साउदर्न ने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर इन नावों की पहचान हुई। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि इन जहाजों से ड्रग की तस्करी हो रही है, अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमले के दौरान किसी भी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की कोई जानकारी नहीं। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में की गई और इसका उद्देश्य केवल ड्रग तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना था। बता रहे हैं कि साउदर्न कमांड के मुताबिक यह ऑपरेशन पूरी तरीके से योजनाबद्ध और नियमों के तहत हुआ ताकि किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें कि ड्रग तस्करी के खिलाफ यह अभियान कोई नया नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार बीते साल सितंबर में से अब तक अमेरिकी सेना कैरिबियन सागर में इस तरीके के 40 से अधिक ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। इन अभियानों में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका का दावा है कि मारे गए लोग ड्रग माफिया नेटवर्क से जुड़े थे, जो अमेरिका और अन्य देशों में नशे की आपूर्ति किया करते थे। यह पूरा अभियान ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें ड्रग तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया। ट्रंप प्रशासन का साफ कहना है कि ड्रग माफिया न केवल अवैध व्यापार करते हैं, बल्कि आतंकी संगठनों और संगठित अपराध को भी फंडिंग मुहैया कराते हैं। हालांकि अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि खुले समुद्र में इस तरीके के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में आते हैं और इसकी पारदर्शी जांच होनी ही चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका का तर्क है कि ड्रग तस्करी से जुड़े नेटवर्क इतने खतरनाक हो गए हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में ड्रग तस्करी के लिए प्रमुख मार्ग बने हुए हैं। लैटिन अमेरिका से निकलने वाला कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ इन्हीं समुद्री रस्तों से अमेरिका और यूरोप तक पहुंचाए जाते हैं। इसी वजह से अमेरिकी सेना इन क्षेत्रों में अपनी निगरानी और सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है। फिलहाल अमेरिकी साउदर्न कमांड ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके के अभियान और तेज किए जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ड्रग तस्करी के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा लंबी है और इस तरीके से आगे लगातार चलती रहेगी। पश्चिम एशिया में एक बार फिर स्थिति काफी तेजी के साथ तनावपूर्ण होती हुई नजर आई। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आहट अब सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सैन्य ताकत से खुले प्रदर्शन में बदलती दिखी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को असाधारण रूप से बढ़ाया है। पहले खबर आई कि अमेरिकी नौसेना के 2 बड़े युद्धपोत क्षेत्र में तैनात किए गए। इसके बाद अब ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने बीते 24 घंटे में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया जो है वो फिलहाल भेजे हैं। हालांकि इस तैनाती को महज रूटीन मूवमेंट नहीं माना गया। सेना विशेषज्ञों के अनुसार ये सीधे तौर पर ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस को गेराल्ट इस क्षेत्र में तैनात कर चुका है। वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही पश्चिम एशिया में मौजूद है। अब सवाल तो यह है कि आखिर अमेरिका इतने बड़े पैमाने पर सैन्य ताकत क्यों झोंक रहा है। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगी देश असहज हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है, जबकि ईरान इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का तीखा बयान सामने आया। खामेनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि उसने ईरान के पास युद्धपोत भेजे हैं, लेकिन असली खतरा वे हथियार है जो युद्धपोत को समुद्र की गहराइयों में डुबा सकते हैं। हालांकि ये बयान सिर्फ चेतावनी भरा नहीं माना जा रहा, इसे ईरान की सैन्य क्षमता और संभावित जवाबी कार्रवाई के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खामेनेई का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिकी लड़ाकू विमान लगातार पश्चिम एशिया में उतर रहे हैं और सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां तेज हैं। बताते चलें कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल जारी है। अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ प्रगति भी हुई। लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि कई मुद्दों पर अभी विस्तार और कठिन चर्चा बाकी है। इस दौरान ईरान की परमाणु अधिकारी को लेकर खामेनेई ने एक बार फिर अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा ईरान का साफ तौर पर अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसीज की गाइडलाइन भी हर देश को शांतिपूर्ण परमाणु तकनीकी और संवर्धन का अधिकार देती हैं। फिर अमेरिका इसमें दखल क्यों देता है? हालांकि अमेरिका की नजर में यही परमाणु संवर्धन सबसे बड़ा खतरा है और यही वजह है कि सैन्य दबाव और कूटनीति दोनों मोर्चे पर एक साथ रणनीति अपनाई जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ती सैन्य तैनाती इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन किसी भी स्थिति के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार रखना चाहता है। अब सवाल तो यह है कि क्या आने वाले समय में तनाव सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगा या फिर स्थिति किसी बड़े सैन्य टकराव की ओर साफ तौर पर इशारा करती हुई नजर भी आ रही है।
अब आगे बढ़ेंगे। भारत रूस रिश्तों को लेकर वॉशिंगटन के भीतर गंभीर चेतावनी सामने आई। पूर्व अमेरिकी राजनयिक और दक्षिण एशिया मामलों की विशेषज्ञ फोर्ड ने भारत पर रूस से रक्षा और रणनीतिक संबंध कम करने के दबाव डालने के खिलाफ कड़ा संदेश दे दिया। बता रहे हैं कि फोर्ड ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका भारत पर रूस से दूरी बनाने का दावा बनाता है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होगा और खुद अमेरिका के हितों को भी नुकसान पहुंचाएगा। फोर्ड ने यह चेतावनी दी कि ट्रंप प्रशासन के संदर्भ में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत दशकों से अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। ऐसे में अचानक रूस से संबंध तोड़ना या तेजी से विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिटी लाना रूस के लिए और भारत के लिए दोनों ही काफी कमजोर कड़ी साबित होगा। फोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका भारत को रूस के बराबर या उससे बेहतर सैन्य विकल्प उपलब्ध नहीं कराएगा तब तक भारत से ये उम्मीद करना अव्यवहारिक है। वह रूस के साथ अपने रक्षा संबंध समाप्त कर देगा। उन्होंने कहा कि भारत की वायुसेना, थल सेना, नौसेना में बड़ी संख्या में रूसी मूल के हथियार, प्लेटफॉर्म और स्पेयर पार्ट शामिल हैं। ऐसे में सप्लाई चेन में जरा सी भी व्यवधान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। फोर्ड का यह कहना है कि रूस ने आपको बताने कि विविधीकरण का मतलब केवल रणनीतिक बदलाव नहीं बल्कि भारत के लिए वास्तविक सैन्य भिन्नता पैदा करता है। उन्होंने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि अगर भारत की मजबूरियों और सुरक्षा आवश्यकताओं को नजरअंदाज करना भारत अमेरिका साझेदारी के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अगर अमेरिका वास्तव में ये चाहता है कि भारत रूस पर अपनी निर्भरता कम करे तो उसे केवल दबाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक भरोसेमंद और निरंतर साझेदार के रूप में आगे आना होगा। तकनीक ट्रांसफर, समय पर डिलीवरी और लागत, इन तीनों मोर्चे पर अमेरिका को ठोस विकल्प देने ही होंगे। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब वैश्विक स्तर पर भारत रूस संबंधों, खासतौर पर तेल और रक्षा सौदों को लेकर चर्चा तेज है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील की पुष्टि की, लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। बताते चलें कि रणनीतिक जानकारों का मानना है कि फोर्ड का बयान अमेरिका के भीतर उस सोच को दर्शाता है जो भारत को केवल एक साझेदार नहीं बल्कि एक संप्रभुता के तौर पर देखता है। बता रहे हैं कि अगर अमेरिका भारत को अपने पक्ष में मजबूत करना चाहता है तो उसे विकल्प देने ही होंगे, आदेश नहीं। ये बयान भारत अमेरिकी रूस त्रिकोण में संतुलन की उस हकीकत को उजागर करता है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी पक्ष के लिए भारी पड़ेगा। खबर बांग्लादेश से है जहां पर तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की सरकार का गठन हो चुका है। इस घटनाक्रम के साथ ही पड़ोसी मुल्क में शेख हसीना के लंबे शासनकाल के बाद नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ। भारत के लिए अब एक प्रैक्टिकल और रणनीतिक अवसर पैदा हुआ। ऐसे में भारत सरकार न केवल बांग्लादेश की सत्ता पक्षीय बीएनपी से संवाद कर रहा है बल्कि जमात-ए इस्लामी के नेतृत्व वाली विपक्ष के साथ भी शांति और सहयोग का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की ये पहल नई कूटनीतिक दिशा की शुरुआत मानी गई। इसी क्रम में मंगलवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे। उन्होंने बीएनपी नेता तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर बांग्लादेश की नई सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की। समारोह के बाद मिस्री ने विपक्ष के नेता और बांग्लादेश जमात-ए इस्लामी के चीफ डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। यह बैठक बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हुई। भारतीय उच्चायोग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गए बयान के अनुसार मिस्री ने बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों का जनता से जुड़े पहलुओं पर जोर दिया गया। उन्होंने बांग्लादेश के लिए भारत के दीर्घकालिक समर्थन की पुष्टि की और जमात के चीफ को उनकी नई भूमिका संभालने पर शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात को कूटनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जमात इस्लामी को अब तक भारत विरोधी और कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जाता रहा। ढाका में हुई ये बैठक स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों को गहनता से समझना होगा। हर स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, अल्पसंख्यक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर भारत की राय को गंभीरता से लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि बीएनपी नेता के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए वो उत्सुक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शपथ ग्रहण समारोह के बाद रहमान से मुलाकात की और उन्हें पत्र सौंपा। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम भारत की कूटनीति में एक नई सोच का साफ तौर पर संकेत जो है वो यहाँ पर स्थापित भी कर रहा है। आपको बता दें कि आने वाले समय में हम देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ घटनाक्रम में बदलाव जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी स्थिति जो है वो फिलहाल सामान्य होती नजर आ रही है।